हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जानिसार अख्तर और आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल जिसका नाम है गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अब तक हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे पीएच के बारे में, पीओएच के बारे में पढ़ा है लास्ट क्लास में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पीएच एंड पीओएच पढ़ा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब समझाया है, उसकी वैल्यू के बारे में बताया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, लेकिन किसी और टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू चेंज होने लगेगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेगी। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था, के एंड के बी वैल्यू ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था, जो कि दोनों सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच निकालते हैं। आज की क्लास में कवर करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई करना है इस सवाल को, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ये हमारे लास्ट क्लास पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। चलो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये था हमारा कि किसी एक टेम्परेचर पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को देखा गया तो वो 20 टाइम्स था उस KW के जो कि 25 डिग्री पर देखा गया। सभी को पता है 25 डिग्री पर KW होती है 10⁻⁻14। तो इस टेम्परेचर पर इसका 20 गुना हो गया। अच्छा, मतलब कि KW बढ़ गया ना। अगर KW बढ़ गया है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा या टेम्परेचर घटा होगा। पहला सवाल तो ये है मेरा कि टेम्परेचर ये जो T है ये बढ़ गया होगा या घट गया होगा। बताइए, टेम्परेचर पहले से बढ़ गया होगा या घट गया होगा। बताइए, बढ़ गया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा तो था कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी, KW की वैल्यू बढ़ जाएगी तो PKW की वैल्यू घट जाएगी। डू यू रिमेंबर दिस। ठीक है ना। आइए, और न्यूट्रलिटी पीएच जो है वो 7 से पहले ही शिफ्ट हो जाएगी, 7 से पहले ही शिफ्ट हो जाएगी। आइए चलिए देख लेते हैं। तो एट टेम्परेचर T KW निकालते हैं। सो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे KW एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये KW की वैल्यू जो है टेम्परेचर T पे, दिस विल बी 20 टाइम्स KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स 10⁻⁻14 विच इज 2 × 10⁻⁻30। ये तो मिल गया हमें KW। अच्छा, KW मिल गया तो PKW मिल जाएगा, है ना। PKW मिल जाएगा तो न्यूट्रलिटी पीएच मिल जाएगा, है ना। तो आइए चलिए PKW निकाल लेते हैं। PKW कैसे निकालेंगे हम, नेगेटिव लॉग ऑफ KW लेकर के, नेगेटिव लॉग ऑफ KW लेकर के। तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻13। ठीक है, ये हो जाएगा 13 - log 2। डू यू रिमेंबर दिस, है ना। 13 - log 2 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 - 0.3 के आसपास, है ना। 13 - 0.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.7, 12.7। ये तो हो गया PKW इस नए टेम्परेचर पर, इस नए टेम्परेचर पर। ठीक है ना जी। और 25 डिग्री पर PKW की वैल्यू क्या रहती है, 25 डिग्री पर PKW की वैल्यू क्या रहती है 14। 25 डिग्री पर रहती है 14। देखो पहले से ये PKW घट गया, KW बढ़ गया, KW बढ़ गया और PKW घट गया। ये बात तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी, है कि नहीं। अच्छा ओके, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ न्यूट्रलिटी पीएच जो है आपको सिखा दिया था लास्ट क्लास में। न्यूट्रलिटी पीएच किसी भी टेम्परेचर पर निकालना है, दैट विल बी हाफ ऑफ PKW, राइट, हाफ ऑफ PKW। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कितना 12.7, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.35। ठीक है, 12.7 का आधा कितना हो जाएगा 127 है ना। ये कितना हो जाएगा ये, ठीक तो है, बोलो। न्यूट्रलिटी पीएच यही है ना, न्यूट्रलिटी पीएच यही है, न्यूट्रलिटी पीएच है 6.35। ठीक है, न्यूट्रलिटी पीएच ये है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पीएच स्केल ऑफ डिजाइन होगा वो 0 से लेकर के 12.7 तक डिजाइन होगा इस टेम्परेचर पर, और न्यूट्रलिटी ये शो करेगा 6.35 पर, है ना। यहाँ पर ये न्यूट्रल शो करेगा, न्यूट्रल शो करेगा। लेकिन हमसे कब का नेचर पूछा गया, हमसे नेचर पूछा गया है एक ऐसे सोल्यूशन का जो इसी टेम्परेचर पर रखा हुआ था और उसका पीएच था 6.5। पीएच 6.5 का मतलब वो इस इलाके में है, बोलिए, है ना, इस इलाके में, मतलब बेसिक नेचर होना चाहिए ना, बेसिक नेचर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 6.5 एट दिस टेम्परेचर विल बी बेसिक, एट दिस टेम्परेचर विल बी बेसिक। तो ये छोटा सा सवाल था हमारा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना था। आई होप सबने कर लिया है। अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ चीजें आपको सिखाई थी, उससे आगे की बात कर रहे हैं। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने वाटर के बारे में जो चीज़ें हमने सीखी थी कि वाटर का एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, हमने निकाला था कि KW जो इसका होता है कितना आता है, KW कितना आता है इसमें 10⁻⁻14 आता है। KW इसका 10⁻⁻14 आता है, ठीक है ना। KW 10⁻⁻14 आता है, ठीक है। K ऑफ वाटर निकाल लो या KB ऑफ वाटर निकाल लो, बात एक ही है। ये भी हमने लास्ट क्लास में निकाला था, है ना। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने K और KB निकाला था। कितना आया था K या KB इसका, हाँ, KW अपॉन 55.55 यही आया था ना, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, कितनी आ गई थी 1.8 × 10⁻⁻
बोलो, ये -14 था, ये था 3, तो हो गया था -17, -18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -16। बोलो, सॉल्व करो, 10 की पावर -14 बटे में 1000 इंटू 18 है ना, तो ये हो गया 18 और ये -14 है तो ऊपर जाएगा तो -17 हो जाएगा, तो ये 18 10 की पावर -17 इतना ही तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के ऑफ वाटर। बोलो, बात सही है? सही है? हाँ, ये कुछ वैल्यूज हैं, ये कुछ वैल्यूज है जो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किए थे, एक बार चेक कर लो, गलत तो नहीं है ना। 10 की पावर -14 अपॉन 1000 अपॉन 18, ठीक है ना, 18 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, तो ये आपका इतना ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर के आपको पता है तो आप निकाल सकते हो पीके ऑफ वाटर, पीके ऑफ वाटर है ना। पीके ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ कितना, 18 इंटू 10 की पावर -17 ऐसे ही लिख देते, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस लॉग ऑफ 18, ठीक है। हाँ, 17 माइनस लॉग 18 को लॉग 9 इंटू 2 लिखने के बाद log 9 प्लस log 2 लिख दिया मैंने, समझ गए होगे है ना। इसको सॉल्व करो, log 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 log 3 प्लस log 2, जिसको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, 17 माइनस 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.478, ठीक है ना, प्लस 0.301। आप इसको सॉल्व करो, देखो 15.7 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। ये है आपका पीके ऑफ वाटर, या इसी को आप पीके बी ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, पीके बोल दो या इसी को पीके भी बोल दो, बात एक ही है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पीके बी ऑफ वाटर, ठीक है। देख सकते हो, एक बार वैल्यू एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लो। ओके, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। इसके बाद हमने सीखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अल्फा निकाला था ना, ठीक है। ये कितना आ रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालता है, H+ कंसंट्रेशन से। आप सभी को पता है कि H+ का कंसंट्रेशन जो पानी से आएगा वो C अल्फा आएगा, और C अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -7। तो यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया था 10 की पावर -7 अपॉन C, और C क्या होगा 55.55, जिसको 1000 बटे में 18 लिखा था। मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसको 1000/18 बोल देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, सही है जी। तो ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -9, ये अल्फा आ जाएगा, जो कि बहुत 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 कम है ना। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 अपॉन 10 की पावर 9। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 10 की पावर 9 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो उसमें से 1.8 मॉलिक्यूल ही हैं जो कि आयनाइज हुए हैं। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो यही बता रहा था ना कि कितने में से कितना डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात आप समझे कि आउट ऑफ 10 की पावर 9 H2O मॉलिक्यूल्स, 10 की पावर 9 H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने हो जाएंगे, है ना, 1 बिलियन हो गया ना, 1 बिलियन हो गया, है ना, 1000 मिलियन के बराबर हो गया नहीं। तो आउट ऑफ 1 बिलियन H2O मॉलिक्यूल्स ओनली 1.8 मॉलिक्यूल्स, मतलब लेस देन 2, दो से भी कम मॉलिक्यूल हैं जो कि आयनाइज हुए हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लेस देन 2 मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, कि यार पानी तो बहुत ही कम आयनाइज होता है, पानी का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है, दैट इज वाटर इज नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड। पानी का डिसोसिएशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात क्लियर हो गई, बोलो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये बात आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इतनी सारी बातें हमने करी हैं लास्ट क्लास में। परसेंटेज डिसोसिएशन भी निकाला था, अगर कोई पूछ दे परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो आपको अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, और ये हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 के पावर -7%, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पानी के बारे में पता होनी चाहिए। पानी के बारे में एक डेटा और जान रहे हैं हम लोग, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 55.55 मोलर होता है ना। अगर आप मोलालिटी निकालोगे तब भी इतनी है कि वैल्यू, मोलालिटी ऑफ वाटर कोई पूछ देता है। ये सारी चीज़ें पानी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि पानी ही जीवन है, और इसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या जानते हैं पानी के बारे में, डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जानते हैं, इट इज हाउ मच 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। ओके, 1 ग्राम पर 6। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हियर वी कंप्लीट एवरीथिंग अबाउट वाटर, ठीक है ना, एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट pH कैलकुलेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पहला केस हम शुरू करेंगे pH कैलकुलेशन ऑफ
एसिड्स और अलग अलग तरीके के एसिड्स। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए। पीएच कैलकुलेशन से ठीक पहले एक टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन के एंड केबी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स। इसके बारे में पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन देख लो। मान लो आपके पास एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा ये कंटेनर और इसमें आपने रख दिया वाटर, ठीक है। अगर आपने वाटर रख दिया है तो वाटर ने अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रखा होगा और वाटर का इक्विलिब्रियम जो होगा वो इस तरीके से होगा कि पानी डिसोसिएट करेगा, स्लाइटली डिसोसिएट करेगा, ज़्यादा तो डिसोसिएट नहीं करता, H प्लस और OH माइनस में। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया। कौन सा? सपोज मैंने सोडियम एसिटेट डाल दिया, CH3CON, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो ये एक वीक एसिड, एसिडिक एसिड का सॉल्ट है और NaOH का सॉल्ट है, ठीक है ना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। अब जब भी किसी सॉल्ट को आप पानी में घोलोगे तो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो 100% टूट जाएगा। तो पानी में डालते ही जो आपका सोडियम एसिटेट है ना, ये पहले तो 100% टूट गया होगा CH3CO माइनस में और Na प्लस में, इसमें ये टूट गया होगा। कल हमारी बात हुई थी, है ना, कि Na प्लस जो है इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, है ना। तो ये जो एसिटेट आयन है ये पानी के साथ इंटरैक्ट करने लगेगा, ठीक है। अब हमारी ये भी बात हुई थी कि एसिटेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पानी से H प्लस छीन लेगा और पानी से H प्लस छीनने के बाद ये किस में बदल जाएगा? एसिटिक एसिड में, और साथ में ये OH माइनस लूज कर देगा। मतलब ये सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा है। सॉल्यूशन को क्या बना रहा है? बेसिक। इसीलिए एसिटेट के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये OH माइनस रिलीज कर रहा है, ठीक है। और ये एक वीक एसिड बना ले रहा है। देखो ये जो अनायन है, ये अनायन पानी के साथ इंटरैक्ट करके अपना वीक एसिड बना रहा है और साथ में OH माइनस दे रहा है। OH माइनस दे रहा मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इस इक्वेशन से मैं इसका Kb डिफाइन कर सकता हूँ। Kb किसका डिफाइन करूंगा मैं? Kb किसका डिफाइन करूंगा? एसिटेट आयन का। Kb ऑफ एसिटेट आयन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, जो कि यहाँ पानी तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये एक इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है। ऊपर से पानी कहीं पर भी है तो मैंने कल बता भी दिया था कि किसी भी सोल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक सोल्यूशन हो, या सॉल्ट का सोल्यूशन हो, चाहे न्यूट्रल सोल्यूशन हो, हर सोल्यूशन के अंदर एक इक्वेशन आप लिख सकते हो, वो है आपका कि H प्लस इंटू OH माइनस, जो पूरे वहां पर रहे होंगे उस सोल्यूशन के अंदर, उसका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है वो KW के बराबर। तो इस सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि KW जो रहा होगा वो रहा होगा H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर। हर सोल्यूशन के लिए ये एक इक्वेशन वैलिड है, ठीक है ना। तो कभी घबराना नहीं, किसी भी सवाल में ये एक इक्वेशन आपको हमेशा फ्री में मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने सॉल्ट को पानी में घोला है, ये अनायन हाइड्रोलाइज हुआ और अनायन हाइड्रोलाइज होकर के एक वीक एसिड बना रहा है। वीक एसिड जैसे ही बनेगा ये वीक एसिड भी डिसोसिएट कर जाएगा। हमने पढ़ा है कि इस पूरे चैप्टर में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये भी टूट जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3CO माइनस और H प्लस में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ एसिड है तभी तो ये H प्लस दे रहा है। अगर ये H प्लस दे रहा है तो इसका K डिफाइन होगा। K किसका डिफाइन होगा? एसिटिक एसिड का। K डिफाइन होगा एसिटिक एसिड का। और इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। बोलो ऐसे ही तो लिखेंगे ना। हाँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा, अब हमें पहले को देखना है, दूसरे को देखना है और तीसरे को देखना है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो लेफ्ट की तरफ क्या है? Ka ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Kb ऑफ एसिटेट आयन। बोलो लेफ्ट में तो यही हो जाएगा, लेफ्ट में तो यही हो जाएगा, ठीक है। और राइट में देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखो। तो ये एसिटेट आयन से ये एसिटेट आयन ऊपर का खत्म हो जाएगा, ये ऊपर एसिटिक एसिड है तो नीचे का एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस। और ये कहीं ना कहीं क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही तो है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि Ka ऑफ एसिटिक एसिड, K ऑफ एसिटिक एसिड इंटू Kb ऑफ इसका कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन, दिस विल बी इक्वल्स टू Kw। मतलब ये सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, ये किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए वैलिड है। मतलब इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस के Kb में क्या रिलेशन है कि K ऑफ वीक एसिड इनटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल बी इक्वल्स टू Kw। ये रिलेशन है भाई, ये एक जनरल रिलेशन है, याद रखना, इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर आपको K पता है फॉर्मिक एसिड का, है ना, तो आप Kb निकाल सकते हो फॉर्मेट आयन का,
ठीक है ना, यूजिंग दिस रिलेशन, KW से डिवाइड कर देना था, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हो कि अगर आपको K पता है HCN का, तो आप K भी निकाल सकते हो किसका, CN माइनस का, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू KW, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको K पता है NH4 प्लस का, तो आप K भी निकाल सकते हो किसका, इसका कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H प्लस हटा दो NH3, बोलो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस हटा दिया जाता है ना। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में NH3 लिख दे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, बात एक ही, थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको K पता है, यहाँ पर देखो H2S का, तो आपको K भी मिल जाएगा किसका, HS माइनस का, HS माइनस का, ना कि S-2 का, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। ओके, उसी तरीके से इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो इसका मैं K लिख रहा हूँ, इसका मैं K लिख रहा हूँ, K किसका लिख रहा हूँ मैं, HS माइनस का, मतलब ये यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। तो इसका K भी किसके लिए डिफाइन होगा, S-2 के लिए, दिस विल बी इक्वल टू KW। बात समझ आ रही क्या, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए ही ये रिलेशन वैलिड है, ध्यान रखें, दिस इज वैलिड ओनली फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वैलिड ओनली फॉर conjugated acid base pairs only, ठीक है। चलिए तो एक बार फोटो लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग पीएच कैलकुलेशन ऑफ वेरियस एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अलग अलग एसिड के सॉल्यूशन का हम लोग पीएच निकालना सीख रहे हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड हो, या मिक्सचर हो स्ट्रॉन्ग एसिड का, या मिक्सचर हो वीक एसिड का, या स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड हो, इनका देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पीएच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच हम लोग निकालने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखें। ओके, तो आपके पास क्या है, एक जगह पानी रखा हुआ था और पानी के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, समझिएगा बात को जरा समझिएगा, ठीक है ना, तभी पूरा कंसेप्ट समझ आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक पानी रखा हुआ है और इस पानी के अंदर ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, वो आप जान रहे हो कि H2O was maintaining an equilibrium with its ions H+ and OH-, ठीक है ना। और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हम इसका कंसंट्रेशन जो है, प्योर वाटर अगर है ये, अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर से H+ जो आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁷, और ये भी आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁷, है ना। ये तो प्योर वाटर की बात है, जब सिर्फ और सिर्फ पानी रखा हुआ है तभी ये बात लागू है, वरना और जगह ये लागू नहीं है, ध्यान से देखेंगे क्यों, ठीक है ना। तो अभी तक तो ये इतना था, 10⁻⁷ और 10⁻⁷। नाउ इन द सेम सोल्यूशन, है ना, नाउ इन द सेम वाटर, इसी पानी में आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, ठीक है ना। लेट HCl be added, है ना। अब HCl जो डाला गया है इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो मैंने बोल दिया कि पानी में मिलाने के बाद C मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब अब सिनेरियो ये है कि इसी पानी के अंदर HCl भी है, क्या है, HCl भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी तो है ही, इसके साथ साथ HCl भी आ गई, ठीक है। अब HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% टूटेगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि HCl जो है वो तो 100% टूटा होगा, किसमें टूटा होगा, H+ में और Cl- में। आपने बोला है कि इसका कंसंट्रेशन C मोलर था, तो अगर ये C मोलर था तो बाद में ये खत्म हो जाएगा, इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो C मोलर कंसंट्रेशन से इसका C मोलर बना होगा और इसका भी बना होगा C मोलर। ये बात तो समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। ओके, तो मैंने ये कहा कि जब इसके अंदर आपने HCl को मिला दिया है तो अब क्या है कि H+ 2 जगह से आया, H+ एसिड से तो आ ही रहा था, इसके अलावा जो H+ है वो कुछ पानी से भी आ रहा था पहले से, ठीक है। हाँ, पहले क्या है कि जो H+ पानी से आ रहा था वो 10⁻⁷ आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि इसी के अंदर आपने एक और सोर्स ऑफ H+ डाल दिया, मतलब आपने एक और एसिड डाल दिया। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर लग जाएगा कॉमन एन इफेक्ट, ठीक है जी, यहाँ लग जाएगा कॉमन एन इफेक्ट लग जाने की वजह से ये जो पानी वाला इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, बोलो है कि नहीं, ये बात तो क्लियर है ना, ठीक है ना। ये बैकवर्ड चला जाएगा क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट हमने पढ़ा था, कॉमन एन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट साइड में कोई आयन कॉमन हो जाए तो इसकी इक्विलिब्रियम जो है ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ली शटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये होना भी चाहिए था। तो अगर ये बैकवर्ड जा रहा होगा तो अब जो यहाँ H+ का कंसंट्रेशन है या OH- का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ तो नहीं मिलेगा ना, ये उससे कम मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁷, ये भी जो रहा होगा लेस देन 10⁻⁷ रहा होगा। पानी से आने वाला H+ और OH- किसी भी क्षण दोनों बराबर के बराबर ही रहेंगे। तो मैंने मान लिया ये कम होने के बाद लेट दिस बी इक्वल टू x एंड लेट दिस बी इक्वल टू x, ठीक है ना। तो ये अब सीन है यहाँ पर कि आपके पास पूरे ही इस स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन के अंदर
H प्लस दो जगह से आ रहा और OH माइनस सिर्फ और सिर्फ पानी से आ रहा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि H प्लस का सोर्स जो है ना, सोर्स ऑफ H प्लस जो है अब वो दो चीजें हैं, ठीक है ना, एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और इसके साथ साथ वाटर भी है ना। लेकिन किन कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आता हुआ H प्लस लेंगे, किन कंडीशन में हम केवल पानी से आता हुआ H प्लस मानेंगे, और किन कंडीशन में हमें दोनों का कंसीडर करना है, इसी पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और वही अगर मैं बोलूं कि सोर्स ऑफ OH माइनस क्या है, OH माइनस किसकी तरफ से आ रहा, तो आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ पानी की तरफ से आ रहा, कोई और इसका सोर्स नहीं है। यानी कि इस एसिडिक सोल्यूशन में सोर्स H प्लस का ज्यादा है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम ज्यादा ही रहा होगा OH माइनस से। सोर्स जब इसके ज्यादा है तो जाहिर सी बात है H प्लस का कंसंट्रेशन भी ज्यादा ही होगा। तो इन दिस सोल्यूशन, इन दिस एसिडिक सोल्यूशन व्हाट वी कैन से इज कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन will be greater than concentration of OH minus because इसके सोर्स ज्यादा थे। हद से हद बराबर हो सकता है पर कभी एक्सीड तो नहीं कर सकता ना, कभी OH माइनस ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना भाई एसिडिक सोल्यूशन में। पहले से भी पढ़ रखा है, कल से भी पढ़ रखा है कि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस ज्यादा होता है OH माइनस से, किसी भी बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस ज्यादा होता है H प्लस से, और न्यूट्रल सोल्यूशन में दोनों बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि H प्लस ज्यादा है तो इसीलिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो pH आएगा है ना, वो pH जो आएगा वो लेस देन 7 आना चाहिए। बोलो लेस देन क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, क्योंकि H प्लस ज्यादा है। हमने बात करी है कि H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक सोल्यूशन मतलब pH 7 से कम है ना, हद से हद बराबर हो सकता है पर कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी एसिडिक सोल्यूशन का pH कभी 8 नहीं आ सकता, कभी 9 नहीं आ सकता, कभी 10 नहीं आ सकता। ये तो बेसिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी। और कोई भी टेम्परेचर नहीं बताया जा रहा तो 25 डिग्री पर ही मान के चलना है, ये बोलता नहीं है सवालों में, ठीक है ना, ये हमें लेके ही चलना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3 केस यहां से पॉसिबल है, ठीक है ना। क्या क्या पॉसिबल है? केस 1 यहां पर कि अगर आपने ये पाया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज मच 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 लार्जर देन H प्लस फ्रॉम वाटर, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि C की वैल्यू जो है वो X से कहीं ज्यादा है। बोलो है ना, यही तो कहना चाह रहा हूं, C की वैल्यू जो है वो X से कहीं ज्यादा है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ऐसे समझ लो कि C की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 से कहीं ज्यादा है। ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि 10 की पावर माइनस 7 मोलर तो पानी से H प्लस आ रहा था, और हमने जो एसिड मिलाया है वो 10 की पावर माइनस 1 था, या 10 की पावर माइनस 2 था, या 10 की पावर माइनस 3 था, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि तब तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना। आपने बोला है कि नेट H प्लस जो सोल्यूशन में है, H प्लस इन द सोल्यूशन, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर, है ना। ये बात हुई है हमारी। लेकिन पहले केस में जब आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस अगर बहुत 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 ज्यादा है 10 की पावर माइनस 7 से, तो इस चीज को तो हम हटा देंगे ना, इस चीज को तो हम हटा देंगे ना, और हम ये मानेंगे कि अब सारा का सारा H प्लस किसकी तरफ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से, ठीक है जी। ऑल दी H प्लस इन द सोल्यूशन, ऑल दी H प्लस इन द सोल्यूशन इज टेकन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। ओके, और हाँ, मैं सिर्फ 10 की पावर माइनस 7 से कंपेयर कर रहा हूँ, पर आप जान ही रहे हो कि कॉमन एंड इफेक्ट लग रहा हो तो ये 10 की पावर माइनस 7 से तो ऑलरेडी कम हो चुका होगा। और दूसरी बात, जितना ज्यादा एसिड का कंसंट्रेशन हाई रहा होगा उतना ही कॉमन एंड इफेक्ट ज्यादा लगता है। हमने पढ़ा है कॉमन एंड इफेक्ट ज्यादा तब लगेगा जब प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। तो अगर एसिड का कंसंट्रेशन हाई था, एसिड बहुत स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड ले लिया, तो उससे आने वाला H प्लस का भी कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, मतलब ये C की वैल्यू भी बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम उतना ही बैकवर्ड शिफ्ट कर चुका होगा, और पानी से आने वाला H प्लस उतना ही 10 की पावर माइनस 7 से कम हो चुका होगा। तब तो वो हटेगा ही हटेगा सामने से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि H प्लस जो एसिड से आ रहा है वो 10 की पावर माइनस 3 है, और पानी से जो आ रहा होगा वो 10 की पावर माइनस 7 से भी कम आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसको तो हटाना ही होगा ना, सबके सब इसकी वजह से लेना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जल्दी बोलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, हाँ, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ ये काम कब तक करना होता है। ये काम करना होता है 10 की पावर माइनस 6 तक, है ना। 10 की पावर माइनस 6 मोलर एसिडिक सोल्यूशन अगर दिए गए हैं तो हम मानते हैं कि वो हाईली कंसंट्रेटेड है, और वहां पर कॉमन एन इफेक्ट इतना ज्यादा लग रहा होता है कि जो पानी से आने वाला H प्लस है वो नेग्लिजिबल है, पानी से आने वाला H प्लस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। ऑल दी H प्लस इन द सॉल्यूशन इज टेकन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और यहाँ पर ये भी मान रहे हम लोग कि कॉमन एन इफेक्ट स्ट्रांगली काम कर रहा होता है, ऑपरेट्स स्ट्रांगली, ठीक है ना। इसी वजह से H प्लस फ्रॉम वाटर इज नेग्लेक्टेड,
चलो जी, ये पहला केस हो गया। और ये कब तक होगा मैंने बता दिया, 10 की पावर माइनस 6 तक, 10 की पावर माइनस 6 तक, है ना। H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपका, है ना, 10 की पावर माइनस 6 या उससे ज़्यादा है, 10 की पावर माइनस 6 या उससे ज़्यादा है, तब जाकर के हम पानी से आने वाले H प्लस को इग्नोर कर देते हैं, हाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा केस कि अगर बहुत बहुत डाइल्यूट है, एसिड आपका बहुत बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है, मतलब उसका कंसंट्रेशन बहुत लो है, पानी के आने वाले H प्लस से भी लो है, ठीक है ना। वो मैं बता देता हूँ कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज वेरी वेरी लो, मतलब मैं बोल रहा हूँ वेरी डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन है, बहुत ही डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन। अब तुम बोलोगे सर किसको मानते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन, तो तब मानते हैं जब H प्लस जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो या तो 10 की पावर माइनस 9 मोलर हो जाए या उससे भी कम हो जाए, 10 की पावर माइनस 9 मोलर हो जाए या उससे भी कम हो जाए, तो इसको हम मानते हैं बहुत बहुत डाइल्यूट हो गया जी, बहुत डाइल्यूट हो गया। आप खुद ही देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 9 और उससे कम, और पानी से कितना रहता है, 10 की पावर माइनस 7 के आसपास। और जितना डाइल्यूट होता जाएगा आपका एसिड उतना ही H प्लस लो है। देखो एसिड से अब जो H प्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 9 आ रहा है, तो इस पर कॉमन आयन इफेक्ट भी उतना काम नहीं कर रहा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर नहीं काम कर रहा, कॉमन आयन इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट स्ट्रांगली, डज नॉट ऑपरेट, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ऑल दी H प्लस इन द सोल्यूशन इज टेकन ड्यू टू वाटर, टेकन ड्यू टू वाटर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मैंने पूरे केस को पूरे इस पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को 3 केस में बांट दिया। पहली बात कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना है तो इसका मतलब पानी में आपने एसिड डाल दिया, तो अब यहाँ जो H प्लस आ रहे हैं वो एसिड से भी आ रहे हैं और पानी से भी आ रहे हैं। एसिड से आने वाला H प्लस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर आपका एसिड से आने वाला H प्लस बहुत बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द H प्लस दैट वाज कमिंग फ्रॉम वाटर, तो उस केस में पानी से आने वाले H प्लस को हम हटा देंगे और सारा का सारा H प्लस उस सॉल्यूशन में हम लेंगे केवल और केवल एसिड की वजह से। इसका मतलब कि अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड होने का मतलब है कि अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस 6 मोलर या उससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, अगर इस रेंज का है तो हम मानते हैं कि एसिड बहुत स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड है और वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा तो पानी से आने वाला H प्लस हटाओ, सारा का सारा H प्लस एसिड से ले लो और डायरेक्टली उसी की वजह से पीएच निकालो, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर आपका एसिड बहुत बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट होने का मतलब कंसंट्रेशन काफी लो है, अब किस रेंज को मानेंगे कि काफी लो है, 10 की पावर माइनस 9 दे दे या उससे भी कम दे दे, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 11, ऐसा अगर एसिड सोल्यूशन दे रहा है तो वो खाली नाम का एसिड है भाई, खाली नाम का एसिड है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपके पास 1 ड्रम पानी रखा हुआ है और उस 1 ड्रम पानी में आपने 1 बूंद एसिड डाल दिया और आप कह रहे हो ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ सारा का सारा H प्लस किसकी वजह से आ रहा है, पानी की वजह से आ रहा है, एसिड की वजह से आता हुआ H प्लस हम इग्नोर कर देंगे। वही बात है कि अगर आपका एसिड बहुत डाइल्यूट है तो कॉमन आयन इफेक्ट भी उतना काम नहीं करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट अगर उतना काम नहीं कर रहा तो पानी से आने वाला जो H प्लस है ना वो 10 की पावर माइनस 7 के आसपास ही रहा होगा, जबकि एसिड से आने वाला H प्लस 10 की पावर माइनस 9 है। तो इस बार कौन कम पड़ गया, इस बार कौन कमजोर पड़ गया, एसिड से आने वाला H प्लस कमजोर पड़ गया, है ना। पानी से आने वाला H प्लस फिर भी अपना अस्तित्व बचा पा रहा है, तो वहां सारा का सारा जो H प्लस है उस सोल्यूशन में वो पानी की वजह से लिया जाएगा। किसकी वजह से लिया जाएगा, पानी की वजह से। अगर पानी की वजह से ले लिया तो इसका मतलब है कि कॉमन इफेक्ट काम नहीं करा तो 10 की पावर माइनस 7 है और pH 7 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ pH 7 आएगा। अभी हम देखेंगे भी ये सब, ठीक है ना, यहाँ हम देखेंगे। अब एक लास्ट केस कि अगर आपका जो H प्लस आ रहा है एसिड से वो कंपेरेबल आ रहा है, कंपेरेबल आ रहा है H प्लस फ्रॉम वाटर के, तो इसका मतलब है कि अब दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो 3 केस क्या है, नेट H प्लस सोल्यूशन का क्या था, इन दोनों की वजह से, वैसे तो दोनों की वजह से होता है। पहला केस कि इसको हटा दिया, दूसरा केस इसको हटा दिया और तीसरा केस दोनों को कंसीडर कर लिया, है ना। तो तीसरे केस पर चलें, एक बार कॉपी करें आप लोग। केस 3 देखते हैं। केस 3 ये है कि व्हेन H प्लस फ्रॉम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंपेरेबल, इज कंपेरेबल, किसके कंपेरेबल है, कंपेरेबल टू H प्लस फ्रॉम वाटर, ठीक है ना।
हाँ, तो ये कौन सा रेंज रहा होगा, ये कौन सा रेंज रहा होगा, ये रहा होगा वो रेंज। हाँ, जबकि H प्लस फ्रॉम एसिड जो आ रहा होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला जो H प्लस रहा होगा वो 10 की पावर -6 से तो कम है ना, 10 की पावर -6 से तो कम है ना, लेकिन 10 की पावर -9 से ज्यादा, इस रेंज में रहा होगा। मतलब दो केसेस आ गए यहाँ पर। कौन से दो केसेस आ गए, 10 की पावर -7 मोलर वाला और 10 की पावर -8 मोलर वाला। और ये सवाल बड़ा ही फेमस है, एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और कॉम्पिटिशन में भी खूब पूछा जाता है। मतलब दो केस आते हैं जब H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो 10 की पावर -7 आ जाए या 10 की पावर -8 आ जाए। तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में कॉमन आयन इफेक्ट काम कर रहा होता है पर वीकली काम कर रहा होता है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स वीकली, कमजोर होकर के काम कर रहा होता है। एंड दैट इज वाई नेट H प्लस इन द सोल्यूशन will be taken due to both acid and water, दोनों की वजह से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ये तीन केस जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, इन चीज को आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पर समझा रहा हूं। देखना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर आपके पास सोल्यूशन है तो इन स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन जो नेट H प्लस होगा सोल्यूशन का, हमारी बात ये हुई है कि नेट H प्लस जो सोल्यूशन होगा वो दो वजह से होगा, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H प्लस फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब यहाँ से हमने तीन केस बना दिए थे, ठीक है जी। पहला केस ये था कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज वेरी हाई, है ना। हाँ, वेरी हाई का मतलब ये कौन सा केस है, जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपका जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंसंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर -6 मोलर, ये पहला केस था, है ना। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि H प्लस फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल, H प्लस फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल। मेरी बात को समझना, सारे केसेस बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर ये नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब कि नेट H प्लस इन द सोल्यूशन विल बी टेकन ओनली ड्यू टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही लेंगे। तो ये आपका पहला केस पूरा हो गया था कि C मोलर अगर एसिड दिया था तो C ही मोलर H प्लस आया होगा सोल्यूशन के अंदर और उससे pH निकाल लेना, ठीक है। फिर दूसरा केस आया कि जब आपका एसिड डाइल्यूट था, व्हेन एसिड वाज डाइल्यूट, है ना, एंड H प्लस फ्रॉम एसिड was comparable, H plus from acid was comparable to H plus from water, है ना। पानी से आने वाला H प्लस और ये अगर दोनों कंपेरेबल थे, ये हमारा दूसरा केस था भाई, ठीक है ना, मतलब ये लास्ट केस है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने बोला कि जो आपका नेट H प्लस सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना, वो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो नेट H प्लस इन द सोल्यूशन विल बी टेकन ड्यू टू बोथ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H प्लस फ्रॉम वाटर। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। और ये कब करना है आपको, ये किस केस में करना है, ये करना है जब आपका H प्लस फ्रॉम जो स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस जो है वो किस रेंज में है, 10 की पावर -9 से 9 से ज़्यादा, 10 की पावर -9 से ज़्यादा पर 10 की पावर -6 से कम, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये दो केसेस है, 10 की पावर -7 या 10 की पावर -8, यही दो केसेस हैं, ठीक है। एक केस और बचता है, वो एक केस जो बच गया वो कौन सा है कि जब आपका एसिड बहुत ही डाइल्यूट लिया गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत डाइल्यूट लिया गया, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड वाज वेरी डाइल्यूट, अगर ये बहुत डाइल्यूट लिया गया है ना, अगर ये बहुत डाइल्यूट लिया गया तो इसका मतलब कब, जब H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड जो आ रहा है वो लेस देन 10 के पावर -9 हो गया हो, हाँ, या इसके बराबर हो गया हो, तब जाकर के, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट काम ही नहीं करता, नॉट वर्किंग, है ना। और इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर H plus in the solution is only equal to H plus from water, और जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं काम करेगा तो पानी से जो आने वाला H प्लस है वो तो 10 की पावर -7 ही आएगा, 10 की पावर -7 आएगा। अगर ये 10 की पावर -7 आ रहा है तो pH जो ऐसे एसिडिक सोल्यूशन का होगा वो 7 हो जाएगा,
और ऐसा सोल्यूशन न्यूट्रल ही कहलाएगा, एसिडिक तो नहीं ही कहलाएगा, बस नाम का एसिड है। जो मैंने उदाहरण दिया था कि 1 ड्रम पानी में 1 बूंद आपने एसिड डाल दिया। क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, छप गया दिमाग में बिल्कुल ढंग से, ठीक है ना। अब देखो, अब इस पर हमें सवाल करना है, खास करके ये 2 बाउंड्री लाइन केस करेंगे, ठीक है ना। एक बार आप फोटो लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ, ठीक है, वो क्या कह रहा है, 10 की पावर -2 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है 10 की पावर -3 मोलर HBr सोल्यूशन। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाले ही कर रहे हैं। आपको याद हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने किन किन को माने थे, ठीक है ना। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस चल रहा है ना, बताओ पहला केस कौन सा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, पीएच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैंने लिखवाए हैं वो कौन कौन से लिखवाए थे, मैंने लिखवाए हैं HCl, HBr, HI, HNO3 और H2SO4 भी, इसको भी कंसीडर किया हमने, ठीक है ना। ओके, तो आप इनका आंसर देंगे मुझे कि इनका पीएच कितना आने वाला है। चलो जैसे इनका करना है, ठीक है। बच्चों वाले सवाल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ट्राई कर लिया होगा, एक बार आप लोग वीडियो पॉज कर लें, ट्राई करें, उसके बाद हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या आपके पास HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने यही पढ़ा है कि HCl का एक्वस सोल्यूशन जो होगा उसमें H+ भी टूट जाएगा और Cl- भी टूट जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो टूटेगा ही। लेकिन बात ये आ रही है कि पानी भी रहा होगा, हाँ रहा होगा, लेकिन आपने अभी अभी यही तो बोला है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो शुरुआत में ये जितना था, बाद में ये बिल्कुल 100% डिसोसिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा 10 की पावर -2, ये भी आ जाएगा 10 की पावर -2। हमें H+ से मतलब है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि HCl से 1:1 रेशियो में H+ आएगा, 1:1 रेशियो में आएगा ना H+। देखो जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उतना ही कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा, तो H+, हाँ H+ जो आएगा फ्रॉम HCl दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HCl। बोलो बात तो समझ आ रही है ना, और यही हो जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मोलर। तो pH कितना हो जाएगा इसका, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ दैट इज 2, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही होगी, 2 हो जाएगा इसका pH, 2 हो जाएगा इसका pH, ठीक है ना। हाँ अच्छा, तुम देख रहे हो सीधे सीधे मैंने बता दिया कि ये वो केस है जिसमें पानी की वजह से तो H+ लेना नहीं होता है। पानी की वजह से H+ लेना कब शुरू करोगे, 10 की पावर -7 से, 10 की पावर -7 दे दे, 10 की पावर -8 दे दे, तब पानी की वजह से H+ लेना है। 10 की पावर -9 दे देगा ना, तो पानी की वजह से H+ लेना ही नहीं था। अरे एसिड की वजह से H+ नहीं लेना होता है, खाली पानी की वजह से लेना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे 10 की पावर -6 तक तो बिल्कुल खुल के खेलो, है ना। समझ लो कि वहां पर सारा का सारा H+ एसिड से ही लेना होता है, ठीक है। अभी वो एक टेबल बना के भी समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 आपके पास HBr है, HBr का एक्वस सोल्यूशन लिया, H+ टूटा होगा, ठीक है, और Br- आया होगा। ये भी 1:1 रेशियो में टूटता है, तो जितना कंसंट्रेशन इसका रहा होगा उतना ही कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा इक्विलिब्रियम, मतलब बाद में, है ना। तो ये 10 की पावर -3 मोलर था टाइम 0 पर, मतलब इनिशियली, और टाइम t पर ये खत्म हो जाएगा। और इसका कितना बन चुका होगा, 10 की पावर -3 मोलर। इसका भी कितना बन चुका होगा, 10 की पावर -3 मोलर। तो H+ मिल गया आपको 10 की पावर -3, pH3 बोलो, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, pH हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+, और ये H+ कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा HBr की वजह से ही, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3, मतलब 3, ठीक है ना, मतलब 3, ठीक है ना। कंसेप्ट ठीक है, वो बात समझ आ रही। नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देख लो, आपके पास ये एक अच्छा सवाल है, H2SO4 है, तो H2SO4 टूटेगा 2H+ में और SO4 2- में। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड को 100% तोड़ देना चाहिए, एक एक स्टेप में नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम वीक एसिड में करते हैं ना, वीक डाइप्रोटिक एसिड में 2 इक्विलिब्रियम स्टेप्स एस्टैब्लिश होते हैं, मैंने सिखाया है ये सब, ठीक है। एनीवे चलो, तो इसका शुरुआत में कितना दिया होता है, 0.05 मोलर टाइम 0 पर, तो टाइम t पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 × 0.05, 2 × 0.05 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा, 0.1 मोलर। मतलब अगर मैं H+ निकालता हूँ किसकी वजह से, H+ निकालता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से। सुनना ध्यान से, इस पर क्वेश्चन अभी दूंगा मैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जितना भी कंसंट्रेशन रहा होगा उसका डबल आएगा ना H+ का, तो H+ का कंसंट्रेशन बाई चांस दे दूं तो H2SO4 का आधा करना होगा, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, आगे एक सवाल देने वाला हूं मैं, ठीक है ना, सवाल देने वालों में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कल को अगर किसी सोल्यूशन को मैं pH बताऊं तो उस pH की मदद से H+ मिलेगा, H+ मिल जाएगा तो HCl की वजह से अगर वो आया हुआ H+ होगा तो HCl का भी कंसंट्रेशन मिल जाएगा, H2SO4 की वजह से आया हुआ अगर वो H+ होगा तो H2SO4 का भी कंसंट्रेशन मिल जाएगा।
H2SO4 वाले केस में आधा करना पड़ जाएगा, HCl वाले केस में उतना ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, यही चीज बताना चाह रहा हूँ। खैर अब ध्यान से देखो, इसमें 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितना था 0.05, वो आपने निकाल ही लिया, 0.1 है, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 मोलर है, ठीक है। तो pH जो आएगा वो 1 आ जाएगा भाई, दिमाग लगा लो, है ना। कल ही बात हुई हमारी, क्या बात हुई थी हमारी कि अगर H + 10⁻⁻x है तो pH x है, ये हम जानते ही हैं। इफ H+ इन अ सॉल्यूशन इज 10⁻⁻x तो pH की वैल्यू क्या होती है भाई, x होती है, ठीक है ना। एंड ये भी सीखा था कि अगर आप H+ कंसंट्रेशन को a × 10⁻⁻b के फॉर्म में लिख पाते हैं तो pH जो होता है वो b - log a आता है, b - log a, ये भी हमारी कल बात हुई है। ये सब तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ना, ताकि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो सके, ठीक है। 3 हो गए, चौथे पे देख लो, चौथा आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्या बोल रहा है कि 10⁻⁵ मोलर नाइट्रिक एसिड है आपके पास। यार नाइट्रिक एसिड 100% टूटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, टूट जाएगा H+ और H+ एक्वस में और NO3- एक्वस में, ठीक है। टाइम तो ज्यादा लगाना नहीं था इन चीजों पर फिर भी देख लो। अच्छा 10⁻⁵ दिया हुआ ना, तो मैंने बोला 10⁻6 तक हम तो खेल सकते हैं, ये तो फिर भी 10⁻6 के मुकाबले ज्यादा है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻5, ये भी आ जाएगा 10⁻5, ठीक है। अगर H+ कंसंट्रेशन की बात करें तो 10⁻5 हो गया, pH 5 हो गया भाई, pH हो जाएगा -log of H+ which is -log of 10⁻5 which is 5, ठीक है, pH 5 है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ये देख लेते हैं, हाँ 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन का pH कितना होगा, ये भी निकाल लेंगे भाई, बच्चों वाला सवाल ये भी। पांचवा हमारा ये 0.2 मोलर HCl 100% टूटेगा, फिर से वही बात होगी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, H+ फ्रॉम HCl जो आया होगा क्या वो HCl के ही इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, देख लो ऊपर टूटा है, ठीक है ना, हाँ HCl के ही इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है, और वो कितना है 0.2 को लिख दिया मैंने 2 × 10⁻⁻1, 2 × 10 के बाद a × 10⁻⁻b के फॉर्म में, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया कि pH इसका जो आएगा वो आएगा 1 - log 2, 1 - log 2, 1 - log 2, log 2 की वैल्यू पिछले वीडियो में लिखवाई है मैंने, ठीक है ना, 1 - 0.301 है ना, 0.3 मान लो तो लगभग 0.6 है, 0.7 है ना, या एक्चुअल निकालोगे तो 0.699 हो जाएगा, एक्चुअल निकालोगे 0.699, बात समझ आ गई क्या, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वो बाउंड्री लाइन केस भी देखने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग एक बार कॉपी कीजिए इसको। 10⁻⁷ मोलर HCl सॉल्यूशन, 10⁻⁷ मोलर करना है और 10⁻8 मोलर करना है, ये दो सवाल करना है। 10⁻⁷ मोलर आपको बता देता हूँ, 10⁻8 मोलर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 10⁻7 मोलर दिया हुआ है, यार हमें ये भी पता है कि पानी से आने वाला जो H+ होता है वो भी तो 10⁻7 आता है प्योर पानी से, लेकिन हाँ यहाँ पर HCl डाला गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लगने से पानी से आने वाला H+ जो है थोड़ा सा तो घट ही गया होगा, वो 10⁻7 के आसपास नहीं रहा होगा। अगर उसके घटने के बाद भी जो वैल्यू है वो 10⁻7 के आसपास ही है, तभी तो उन दोनों को जोड़ के चलना पड़ेगा, मुझे जोड़ के चलना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, H+ × OH- KW, भाई साहब वो पूरे सोल्यूशन के नेट H+ और पूरे सोल्यूशन के नेट OH- के लिए लिखा जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से आने वाले H+ के लिए लिखा जाता है। ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका HCl है, HCl टूटा किसमें, H+ में और Cl- में, ठीक है। अच्छा आपने 10⁻7 मोलर लिया था, तो इनिशियली ये 10⁻7 मोलर था, इनिशियल इसका कंसंट्रेशन 0 और इसका 0, बाद में ये खत्म हो जाएगा, इसके 1 मोलर से 1 मोलर 10⁻7 है और ये भी 10⁻7 है। अब इसी सोल्यूशन में पानी भी रखा हुआ होगा, अब तक भी रखा हुआ था लेकिन वो तो हट जाता था, वो जो मैंने बता दिया। आप चाहो तो इसी मेथड से हर बार निकाल के देख सकते हो कि पानी से आने वाला H+ उन केसेस में जो अभी सवाल किए वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। एनीवेज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी अगर बात करें तो ये 10⁻7 से कम है, मान लो ये x हो गया तो ये भी x रहा होगा, इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है ना, ये इतना x रहा होगा, है ना। ओके अब देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो अगर मैं बोलूँ कि नेट H+ इन द सोल्यूशन वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वो दो तरफ से आ रहा है, H+ फ्रॉम HCl एंड H+ फ्रॉम वाटर, सर ये दो जगह से आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 10⁻7 प्लस x, ये इतना हो चुका होगा, है ना। अच्छा अब मैं पूछूं कि इस सोल्यूशन में नेट OH- कितना है भाई, तो आप कहोगे सर वो तो x ही है, ठीक है। तो क्या अब मैं यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, मैंने बोला है हर सोल्यूशन में आप ये एक फ्री का एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, सिंस वी नो दैट, ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल बी मेंटेन्ड, H+ × OH- विल बी इक्वल्स टू KW, बोलो है ना, ये तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। अच्छा तो इसका मतलब हो गया कि 10⁻7 प्लस x
इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 7x इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, जिसको इधर ला करके घटा के इक्वल टू 0 कर लूँगा। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a की वैल्यू तो 2 इंटू 1 ही हो जानी, ठीक है, ठीक है। बोलो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस 10 की पावर माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस 14 10 की पावर माइनस 14 है, और ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 है। बोलो बात समझ आ रही है, अपॉन 2 है, अपॉन 2 है। एक्स की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दें। माइनस 10 की पावर माइनस 7 ये हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर देखो 10 की पावर माइनस 14 कॉमन ले ले तो 1 प्लस 4 मिला के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझो इसमें से 10 के पावर माइनस 14 कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, जोड़ दो उनको, ठीक है, अपॉन 2। तो अब 10 के पावर माइनस 14 को मैं बाहर निकाल दूँ तो 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 5 बचेगा इंटू 10 के पावर माइनस 7 है अपॉन 2 है, ठीक है। अब 10 के पावर माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो x का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आपको पॉजिटिव लेके चलना होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना। तो x का पॉजिटिव निकाल रहे हो वैल्यू, तो माइनस 10 की पावर माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। ये x की वैल्यू हम लेके चल रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस 7 कॉमन निकल आया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 7 कॉमन निकालने के बाद रूट 5 माइनस 1, बोलो माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2, बोलो यही हो जाएगा। अब रूट 5 की कोई वैल्यू बताए मुझे, रूट 5 की वैल्यू कितनी हो, 2.23 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सब लोग ध्यान से देखेंगे, 1.23 बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा तो x की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 123 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है ना। हाँ तो ये हमारा हो जाना है, ठीक है ना। ओके तो ये x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये x की वैल्यू को ध्यान से देखो, ये है 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और जो H प्लस पानी HCl से आ रहा था वो है 10 की पावर माइनस 7, मतलब वो है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। क्या ये दोनों इतने अंतर में हैं कि इग्नोर किया जा सके, नहीं ना, ये दोनों आसपास की तो वैल्यूज हैं, ये 10 के पावर माइनस 7 और ये 0.615 इंटू 10 के पावर माइनस 7, ऑब्वियसली हमें इसे अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर नेट H प्लस इन द सोल्यूशन, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4, माइनस 3, उस केस में अगर ऐसे ही सॉल्व करके आओगे ना, ऐसे ही सॉल्व करके आओगे ना, तो ये जो x है ना इतना कम आएगा, इतना कम आएगा कि आप इसको हटाओगे ही उसके आगे से, ये करके देखोगे। तो इसीलिए हम जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से इसको फॉलो करो कि 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 8 इन्हीं दो जगहों पर पानी की वजह से H प्लस लिया भी जाता है, और ये सवाल कंपटीशन में आया भी है कि 10 की पावर माइनस 7 मोलर HCl सोल्यूशन में व्हाट इज दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, मतलब ये x पूछा गया है। तो ये एक x की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है। एनीवेज तो H प्लस इन द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये प्लस वो बोलो है ना, H प्लस कितना कितना हो जाएगा, H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर, है ना। तो ये HCl से कितना आया था 10 की पावर माइनस 7, और ये कितना आ रहा है 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7, बोलो भाई इसमें से कॉमन निकाल के ये हो जाएगा 1.615 इंटू 10 के पावर माइनस 7, ये आ गया नेट H प्लस इन दिस सोल्यूशन। अब लोग डायरेक्ट ही तो लिख लेते थे ना। अब सुनो, अगर तुम्हें ये बात नहीं बताता और मैं इतनी सारी बात नहीं बताता, तो सीधे पहला सवाल आते आते यही देता कि 10 के पावर माइनस 7 मोलर HCl का pH बताओ, तो बच्चा फॉर्मूला लगाता नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 7, सीधे आंसर देता pH 7। और वही अगर मैंने ये सब नहीं सिखाया होता, बोला होता कि 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl का pH निकालो, तो वो तो 8 बता रहा होता, जो कि गलत ही है भाई। एसिडिक सोल्यूशन का pH 8 कैसे आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, 7 हद से हद आएगा या 7 से कम ही आएगा। यहाँ पर भी देखो ये 7 से कम ही आ रहा होगा,
आ रहा है ना 7 से कम, ये तो दिखने ही लगा है क्योंकि पीएच जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, और नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस को जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.615 है ना। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 0.208, ठीक है ना, 6.79 के आसपास, ठीक है। बात समझ आ रही है, 6.79 के आसपास आ जाएगा ना, चेक कर लो भाई, नियरली 6.79 ही है ना। हाँ ये लगभग 21 मान लो, 21 मान लो तो इतना ही आ जाएगा, 6.79 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अभी भी ये 7 से कम ही आता है, 6.79 आता है, ठीक है। कंसेप्ट तो क्लियर है। अब हम 10 की पावर -8 मोलर एक्सीएल वाला भी देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वो 6.98 के आसपास आने वाला है। एक बार आप फोटो लीजिए। ओके अब हम देखने जा रहे हैं 10 की पावर -8 मोलर एक्सीएल सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है ना। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ठीक है। फटाफट इसको भी कर लेते हैं। HCl टूटा होगा H प्लस और Cl माइनस में, आप चाहो तो जिनको कंसेप्ट आ गया एक बार आप लोग सॉल्व कर लें और फिर वीडियो स्किप करके देख लें, ठीक है। 10 की पावर -8 है, शुरुआत में ये नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -8, ये भी हो जाएगा 10 की पावर -8। पानी से आने वाला कॉमन एन इफेक्ट अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ H प्लस पानी से आया होगा, उसको अब कंसीडर करना पड़ेगा। वो X मान लिया मैंने, वो X मान लिया। अब नेट H प्लस जो सोल्यूशन के अंदर है वो कितना रहा होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी 10 की पावर -8 प्लस X रहा होगा, बोलो है ना। नेट OH माइनस जो सोल्यूशन में रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से रहा होगा, वो X रहा होगा। अब हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन लिख देंगे, H प्लस इंटू OH माइनस। देखो एक बार रिवाइज भी हो जा रहा है आपका, ठीक है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 10 की पावर -8 प्लस X इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर -14, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8x, ठीक है ना, माइनस 10 की पावर -14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, माइनस का 10 की पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 10 की पावर -16, b स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -16 है ना, -4ac मतलब प्लस का 10 की पावर -14, ये हो जाएगा 4 के साथ, है ना। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और इंटू ये है 10 की पावर -14 अपॉन 2 है मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये हो गया माइनस का 10 की पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सुनो अगर इसको 10 की पावर माइनस, ठीक है ना, अगर इसको 10 की पावर -16 बनाए तो ये 400 हो जाएगा, 401 हो जाएगा। समझो ध्यान से, 10 की पावर -16 है ना, मैंने क्या कर दिया इसमें 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया, तो 400 इंटू 10 की पावर -16 लिख सकता हूँ ना इस वाले पार्ट को। अरे 4 इंटू 10 की पावर -14 को तो इतना लिख ही सकता हूँ ना मैं, 4 इंटू 10 की पावर -14 को लिख दिया मैंने, 400 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है, ताकि कॉमन निकाल सकूँ बाद में। ये हो गया -10 की पावर -8 प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें से 10 की पावर -16 निकाल दे तो 401 हो जाएगा, 401 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब इसमें से 10 की पावर -16 को बाहर निकाल दिया, 10 की पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 401 इंटू 10 की पावर -8 बटे में 2, ये भी बात समझ आनी चाहिए। अब इसमें से आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली x का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है। तो ये हो गया माइनस का 10 की पावर -8 प्लस रूट 401 इंटू 10 की पावर -8 बटे में 2, तो x की वैल्यू हो गई 10 की पावर -8 कॉमन निकाल दें तो रूट 401 -1 बटे में 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। रूट 400 कितना हो जाता है 20 हो जाता है, तो ये 20 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, कितना आ रहा है रूट 401 की वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, -1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 19.02 बटे में 2 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। रूट 401 की वैल्यू सही है ना, चेक करो ठीक है। रूट 401 कितना हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है ना, सही है। रूट 401 ओके, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.51 951 10 की पावर -8, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। देखो ध्यान से, x की वैल्यू यहाँ पर है। पुराने केस में x की वैल्यू कितनी आई थी, 10 की पावर -7 वाले केस में कितनी आई थी, 10 की पावर -7 मोलर HCl में कितनी थी 0.615 है ना, हाँ 0.615 इंटू 10 की पावर -7 था वहाँ पर, ठीक है। एनीवे ये देख लो हमने निकाल लिया ये x की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, नेट H प्लस इन द सोल्यूशन निकाल लिया, वो कितना हो जाएगा ये प्लस 10 की पावर -8, ठीक है ना, 9.51 इंटू 10 की पावर -8
प्लस 10 की पावर माइनस 8। ये बात समझ आ रही क्या? नेट H प्लस जो सोल्यूशन में रहा होगा वो पानी की वजह से भी रहा होगा और इसकी वजह से भी रहा होगा, ठीक है ना, एसिड की वजह से भी रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 8 कॉमन निकाल दो, 10.51 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये, हाँ अगर ये है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो पीएच निकाल लेते हैं इसको। पीएच कितना हो जाएगा बोलो, 8 माइनस लॉग ऑफ 10.51, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.98 के आसपास, ठीक है, चेक कर लो। तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, इसको थोड़ा याद भी रखना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इतना तो सॉल्व करोगे नहीं आप, ठीक है ना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। log 10 कितना होता है, 1 होता है ना। log 10.5 की वैल्यू निकाल लो यार, log 10.51 1.02 होता है। चलो एक फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो हमने HCl वाला ही केस लिया था, ठीक है ना। तो HCl वाले केस में क्या देखा था हमने कि अगर इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 हो या 10 की पावर माइनस 2 हो या 10 की पावर माइनस 3 हो, कब तक चलता रहे, 10 की पावर माइनस 6 तक। याद आया, अभी हमने बात करी है 10 की पावर माइनस 6 तक। हम ये मान के चलते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होता है और काफी ज्यादा लग रहा होता है, और इसी वजह से सारा का सारा जो H प्लस है वो एसिड से मान रहे होते हैं, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है ना। अच्छा, तो H प्लस जो आया है यहाँ पर, H प्लस जो आ रहा है किसकी वजह से, H प्लस जो आ रहा है किसकी वजह से, HCl की वजह से, तो वो तो इतना आएगा, ऐसा ही आएगा, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, इतना ही आएगा, 1:1 रेशियो में आया होगा, ठीक है ना। ये तो इतना आ रहा होगा, ठीक है। अब बात ये है कि H प्लस फ्रॉम वाटर कितना आ रहा है भाई, H प्लस फ्रॉम वाटर कितना आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो ये बहुत कम आएगा, वेरी वेरी लेस देन, बहुत कम आएगा 10 की पावर माइनस 7 से, बोलो है कि नहीं। इसलिए तो उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और कहां तक इसको नेग्लेक्ट करते चल रहे हैं हम लोग, यहां तक नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं, है ना। हाँ, आप चाहो तो वही x के मेथड से 10 के पावर माइनस 6 के लिए भी जैसे अभी काम किया वो काम कर लेना, तुम देखोगे कि x बहुत नेग्लिजिबल आने वाला है। वो तो नेग्लिजिबल नहीं आ रहा था ना, वो तो 9.5 इंटू 10 के पावर माइनस 8 आया था भाई, ठीक है ना, नेग्लिजिबल नहीं था। अब देखो यहाँ पर, मतलब इन केसेस में आप क्या मानते हो, इन केसेस में आप क्या मानते हो कि कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना, कॉमन आयन इफेक्ट एक्ट्स स्ट्रांगली, ये वही केस है जो पहला केस मैंने लिखवाया था ना। अब ऐसे समझा लो, इसी वजह से हमने पानी से आने वाला H प्लस नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब सोर्स ऑफ H प्लस क्या है, किसकी वजह से H प्लस आ रहा है इन सभी में, एसिड्स की वजह से, एसिड्स की वजह से, हर जगह एसिड्स की वजह से आ रहा है। समझ गए या नहीं समझ गए, बात समझ आ गई, ठीक है। अब अगर केवल और केवल एसिड की वजह से आ रहा है तो नेट H प्लस जो सोल्यूशन में है, टोटल H प्लस जो सोल्यूशन में वो एसिड वाला ही रहोगा, ठीक है ना। हाँ, तो एसिड वाला ही रहा होगा, तो ये सबका आंसर ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1, है ना, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 3, और ऐसा ही चलता रहेगा भाई 10 के पावर माइनस 6 मोलर तक। तो पीएच निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, है ना। H प्लस कहाँ का, सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का H प्लस जिसकी वजह से भी रहा होगा उसकी वजह से निकाल लेंगे भाई, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सो ऑन टिल 6। ये तो काम आसान था, है ना। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो कहाँ तक थी, वो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 8, जिस पर हमने सॉल्व भी किया है बच्चों, ढंग से सॉल्व किया है। 10 की पावर माइनस 7 मोलर, आप देख रहे हो कि जो H प्लस आया होगा वो तो 10 की पावर माइनस 7 मोलर ही आया होगा एसिड से। अब ये जो आया था उसको हमने x मान के सॉल्व किया था, और इसकी वैल्यू आई थी 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये हमने सॉल्व किया था पानी से आने वाला। फिर हमने सोर्स ऑफ H प्लस बोला, तो सोर्स ऑफ H प्लस दोनों है भाई, बोथ एसिड एंड वाटर, बोथ एसिड एंड वाटर, ये दोनों है सोर्स यहाँ पर, ठीक है। नेट H प्लस जो सोल्यूशन में होगा दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना, दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7। बोलो, बात समझ आ रही क्या। और अब जब हमने नेगेटिव लॉग लिया, इसका नेगेटिव लॉग लिया, तो ये कितना आ रहा था 6.79 के आसपास आ गया था, 6.79। देखो मजा आ गया ना, समझ आ गया ना अच्छे से, जल्दी बताओ, ठीक है ना, है ना। हाँ, इस वैल्यू को मजाक मत समझना, यही वैल्यू पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना। हाँ, अब देखो 10 की पावर माइनस 8 वाली बात कर रहे हैं हम लोग। 10 की पावर माइनस 8 मोलर पर हमने देखा कि एसिड से जो आने वाला H प्लस है वो तो 10 की पावर माइनस 8 मोलर ही आ रहा होगा, लेकिन इससे आने वाला जो होगा उसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना, XYZ कुछ भी बोल के x ही बोला था, और इसकी वैल्यू आई थी 9.51
10 की पावर -8, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम सोर्स किसको मानते हैं, हम मानते हैं बोथ एसिड एंड वाटर को, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर कमजोर तरीके से काम कर रहा है पर उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट इज वीक, कॉमन आयन इफेक्ट इज वीक, है ना। हाँ, पर कंसीडर हो रहा है, पानी की वजह से कंसीडर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, नेट H प्लस जो सॉल्यूशन में आएगा बच्चों, वो दोनों की वजह से आएगा। कितना हो जा रहा है वो 1.10 इंटू 10 की पावर -8 ये हो जाएगा। और जब pH निकालो तो 6.98 आया, 6.9, हाँ 97। देखो बड़ा आसान भी है याद रखना, 6.79 6.97 ऐसे याद रख सकते हो, पर एक्चुअली ये 98 है, ठीक है ना। देखिए अब 10 की पावर -9 मोलर दे दे कल को, 10 की पावर -10 मोलर दे दे कल को, तो ये वो ड्रम ऑफ वाटर वाली बात है कि पानी बहुत ज्यादा, उसमें एक बूंद एसिड डाला हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वेरी वेरी डाइल्यूट है और इस केस में कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता, नो कॉमन आयन इफेक्ट, नो कॉमन आयन इफेक्ट। अगर यहाँ कोई कॉमन आयन इफेक्ट लग ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा H प्लस पानी की वजह से आएगा। पानी का तो अभी भी 10 की पावर -7 होगा ना, पानी की वजह से तो अभी भी 10 की पावर -7 होगा ना। तो ये तो 10 की पावर -7 है, इसका भी 10 की पावर -7 है ना। जबकि इसका कितना है, 10 की पावर -9 है। तो इस बार तो ये हट जाएगा ना, इस बार तो ये हट जाएगा ना, 10 की पावर -9 हट जाएगा ना 10 की पावर -7 के आगे से, है ना। हाँ, तो इनकी वजह से, एसिड की वजह से आया हुआ तो अभी भी 10 की पावर -9 था और यहाँ पर अभी भी 10 की पावर -10 था। लेकिन भाई जो पानी से आ रहा है वो ज्यादा है, तो इसलिए अब सोर्स हमने किसको माना है, सोर्स माना हमने पानी को, सोर्स माना H प्लस का पानी को, ठीक है जी। और ये कितना हो गया 10 की पावर -7, ये भी कितना हो गया 10 की पावर -7 और pH कितना बताएंगे 7। कभी pH 8 तो बोलना नहीं ना, कभी pH 8 तो नहीं बोल दोगे ना तुम, ठीक है ना। कभी pH 9 तो नहीं बोल दोगे ना, कभी pH 10 तो नहीं बोल दोगे ना, एसिडिक सोल्यूशन फिर कहाँ रहा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो फाइनल टेबल है, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल हो गया और इस इंपॉर्टेंट टेबल में भी यही दो वो पॉइंट्स हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सारे pH कैलकुलेशन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इस पे थोड़े से डिफरेंट टाइप के एक आध सवाल देखेंगे, फिर हम लोग दूसरे केस पर चलेंगे। एक बार फोटो ले लो, एक बार फोटो ले लो। ओके, तो ये 3 सवाल मैंने दिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के ही केसेस पर ये थोड़े अलग से सवाल हैं, एक बार इनको सॉल्व करके बताओ। चलो आओ देख लेते हैं। अब क्या है कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ना, उसमें अक्सर कंसंट्रेशन के साथ खेलना होता है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों को ढंग से आने चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म ढंग से आने का होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये चीज़ें बिल्कुल ढंग से आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर दूसरे वीडियोस देख लो, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आना, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो बन जाएगी तो, ठीक है। अभी तो नहीं है देखो यहाँ पर कैलकुलेट pH ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं आंसर नंबर 1। तो कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4, फिर भी तुम डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, लिंक हो सकता है, ठीक है ना। 0.2 नॉर्मल H2SO4 सबको पता है। नॉर्मैलिटी जो है दैट इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, बोलो है ना, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो यार मोलैरिटी निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकालने के लिए n फैक्टर डिवाइड कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो n फैक्टर है वो होगा 2, n फैक्टर 2 होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर 2 क्यों लिया, क्योंकि ये 2 H प्लस दे पाता है। एसिड के लिए n फैक्टर, एसिड के लिए n फैक्टर का मतलब है वो कितने H प्लस देता है। बेस के लिए n फैक्टर का मतलब है वो कितने OH माइनस दे सकता है ना। सॉल्ट के लिए टोटल कैटायनिक चार्ज, है ना, सॉल्ट के लिए टोटल कैटायनिक चार्ज, है ना। कैटायंस के लिए टोटल कैटायनिक चार्ज, अनायंस के लिए टोटल अनायनिक चार्ज, ठीक है ना। मेटल्स के लिए उनके वैलेंसी, नॉन मेटल्स के लिए भी उनकी वैलेंसी। तो ये चीज, और वही अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका n फैक्टर हम लोग देखना सीख चुके थे रेडॉक्स में, ठीक है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग द चेंज। खैर वहां तक नहीं जा रहे, अब n फैक्टर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एसिड के लिए n फैक्टर होता है कितने H प्लस वो दे सकते हैं, ये 2 दे सकते हैं, इसलिए n फैक्टर 2 है। अब हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे। सो मोलैरिटी H2SO4 का निकालेंगे, नॉर्मैलिटी बाई 2। नॉर्मैलिटी कितनी देर की, 0.2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है। तो अगर कल को लिख रहा है 0.2 नॉर्मल H2SO4 है तो इसका मतलब है वो 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 आपको पता है, अगर आपको H2SO4 का कंसंट्रेशन पता चल गया तो आपको पता है कि जो H प्लस आएगा इससे डबल आएगा, इससे डबल आएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। और pH फिर मिल जाएगा। तो अगर ये 0.1 मोलर है तो जब ये खत्म होगा तो ये 0.2 मोलर हो जाएगा। आपको नेट H प्लस पता चल गया सोल्यूशन में। सो द नेट H प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.2 मोलर मोल्स पर लीटर। इसका मतलब है 2 × 10⁻⁻1 मोलर
और जब यहाँ से pH निकालेंगे तो pH हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2 नियरली 0.7 है ना, 1 माइनस 0.301 0.698 9 हो जाएगा, 699 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, नियरली 0.7। तो पहले का आंसर तो ये है जी। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 7.1 ग्राम HCl इन 100 ml ऑफ वाटर। फिर से ये कंसंट्रेशन टर्म है, आप मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना, मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इससे मोल्स और मोलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर मोलैरिटी निकालने के लिए ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन आपने तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो हाँ, मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, लेकिन आप देखिए 7 ग्राम HCl को 100 ml पानी में डाल रहे हो, तो क्या सॉल्वेंट का वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आ जाएगा क्या? नहीं ना। जो 100 ml पानी है उसमें 7 ग्राम HCl मिला दोगे तो क्या वो 100 ml क्या 200 ml हो जाएगा, क्या 150 ml हो जाएगा, क्या 110 ml हो जाएगा? नहीं, लगभग इतना ही रहेगा। तो इस केस में सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है, तो वहां से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकाल लीजिए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकाल लीजिए। देखो कंसंट्रेशन को इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं, सब लोग जान रहे हैं। तो मोलैरिटी निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ HCl मोल्स पर लीटर में निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपने कितने होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, 7.1 दिया है और मोलर मास होता है 36.5, ठीक है जी। अच्छा 36.5, तो इसका और डिवाइड कर दिया 100 बट्टे में 1000 से, 100 बट्टे में 1000 लीटर में बदलने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया 36.5। अच्छा, ये थोड़ा सा डेटा करेक्ट कर लिया जाए, है ना, इसको 7.3 कर लो, आसान कर लो, ठीक है ना, ताकि इसका जस्ट डबल हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ डेटा सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 36.5 का ये 0.2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, बोलो 0.2 टाइम्स हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 0.1 टाइम्स आ जाएगा, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ओहो, HCl का कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गया ना, 2 मोलर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसका pH निकालना है, तो आप तो इसका pH देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं, नेगेटिव बताएंगे, है ना, नेगेटिव बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो pH निकालेंगे अगर तो वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+। H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोलर, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.301। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में -0.301 दिखता है तो जरूर टिक कीजिएगा, ठीक है ना, अगर दिखता है तो। नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आंसर आपको 0 ही दे देना था, क्योंकि pH स्केल जो आपने डिजाइन किया था 25 डिग्री पर, वो 0 से 14 तक का डिजाइन किया था, समझ रहे हो क्या। और 2 मोलर HCl होना, 2 मोलर HCl होना मतलब हाईली कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड है ना, हाईली कंसंट्रेटेड है। और मुझे एक बात बताओ भाई, pH 0 लाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना होना चाहिए था, pH 0 लाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होना चाहिए था, बताओ। हाँ, 1 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, हाँ 10 की पावर 0, बिल्कुल सही। अरे सबको पता है कि जो H+ का कंसंट्रेशन होता है वो 10 की पावर माइनस pH होता है, इस पर बात हुई है ना कल हमारी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे pH 0 लाना है, तो pH 0 लाने के लिए H+ का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10 की पावर 0, बोले तो 1 मोलर। मतलब इस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, इस पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि इतना ज्यादा ये स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है कि pH 0 ला दे रहा है। तो अगर 1 मोलर पे ही pH 0 आ जा रहा है तो यार 2 मोलर पे तो pH 0 तो कब का आ चुका होगा ना, सही है। तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से खेल लेना, कि अगर ऑप्शन में वैसे माइनस वाला दिया है तो टिक कर देना, नहीं दिया तो pH 0 जरूर देगा, pH 0 आप टिक करके आना, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये चीज भी सीख लिया, डेटा ऐसा बन गया हमारे से, डेटा ऐसा सेट हो गया कि आपका ये आंसर आ गया, अदरवाइज कोई भी आंसर आ जाएगा, आपको मेथड पता होना चाहिए। अब तीसरे पर चलते हैं, एक बार फोटो ले लो, तीसरे पर चलते हैं। देखते हैं, एक बात को, इस बात को भूलना मत जो मैंने अभी बोला है कि pH 0 लाने के लिए 1 मोलर सोल्यूशन ही काफी होगा, है ना, और pH 14 लाने के लिए 1 मोलर बेसिक सोल्यूशन ही काफी होगा, काफी स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज, चलो देखो तीसरा क्या कह रहा है, What should be the mass of sulfuric acid dissolved in 5 liter of water to obtain a solution of pH 2? बिल्कुल सही। pH मिला, देखो एक सीक्वेंस समझो, pH मिला तो pH से आपको मिलेगा H+ सॉल्यूशन का अगर आपको मिल गया तो इससे मिल जाएगा इसके सोर्स का कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मिल जाएगा। एसिड का कंसंट्रेशन मिल गया और आपको वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके मोल्स निकाल लोगे, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकाल लोगे,
और एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड मिल गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप इसका मास निकाल लोगे, बोलो है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा। तो यही एक सीक्वेंस है जो अक्सर ऐसे सवालों के लिए फॉलो करना होता है। तो चलिए जल्दी से निपटा देते हैं। आप देखो तीसरे में आपको पीएच कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यार H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, सही है, H प्लस का कंसंट्रेशन। अच्छा ये 10 की पावर -2 10 की पावर -6 से ऊपर वाले केस में है ना, 10 की पावर -6 के ऊपर वाला केस है, तो इस यानी कि सारा का सारा H प्लस किसकी वजह से था, किसकी वजह से था, एसिड की वजह से था। तो ये सारा H प्लस किससे आ रहा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से ही आ रहा होगा। ऑल दीज H प्लस आर कमिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो रहा होगा इसका हाफ रहा होगा। बोलो, ये बात भी बहुत कम बच्चों को समझ आई होगी, ये बात भी बहुत कम बच्चों को समझ आई है। नहीं आ रहा ना समझ, नहीं आ रहा ना समझ, गधों, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे तो टूटेगा ना, डबल टूटेगा ना, 2H प्लस में टूटेगा ना, ठीक है। तो इसका अगर C मोलर था इनिशियली टाइम 0 पर, तो बाद में टाइम t पर इसका 2C हो जाएगा ना भाई, इसका 2C हो जाएगा। मतलब जितना H प्लस का कंसंट्रेशन आया एक सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में, उसका जस्ट आधा सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है ना। इस चीज को कभी मत भूलना भाई, इसमें भी बच्चे कई बार गलती करते हैं इस सवाल में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो मैंने निकाला है ना, वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ H प्लस, विच इज हाफ ऑफ 10 की पावर -2 मोलर। मेरी बात तो समझ आ गई होगी। अच्छा, तो कंसंट्रेशन मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब मोलैरिटी मिल गई है, मोलैरिटी मिल चुका है एसिड का। तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। आइए चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन विल बी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी है, हाफ इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5 लीटर। तो ये कितना हो गया आपका 25 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 की, है ना, सही है, 25 इंटू 10 की पावर -3, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। लेकिन मुझे तो चाहिए मास, और मास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए, मास निकालने के लिए क्या करना होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से, ठीक है। तो 25 इंटू 10 की पावर -3, इतने तो मोल्स थे, है ना, हाँ, मतलब 25 मिली मोल्स थे, और इंटू 98 ग्राम में आंसर आएगा। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चेक करो एक बार, 4.9 है क्या, ठीक है, 4.9 बिल्कुल सही है। नीचे 1000 है तो 25 से ये जाएगा, ठीक है ना, 40 बार में। देख लो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, 25 और नीचे कितना है 1000 है, और ये कितना है 98 है, तो 25 से ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 2.45 ग्राम आएगा ना, ये उसका भी याद आएगा, 2.45 ग्राम, 2.45 ग्राम, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एक बार देख लो। चलो जी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केसेस हमने देख लिए, उस पर अच्छे खासे सवाल भी देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं पीएच ड्यू टू मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा केस देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर की वजह से पीएच कैसे निकालेंगे। अब इस बात को समझ लो, ये भी मजेदार केस है, और यहाँ डाइल्यूशन फॉर्मूले का जरूरत पड़ने वाला है, डाइल्यूशन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या है कि आपके पास 2 अलग अलग एसिड हैं, वो दोनों सेम नेचर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने एक एसिड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम भी पता होगा, इसका वॉल्यूम भी पता होगा, और इसका कंसंट्रेशन भी पता होगा आपको, ठीक है ना। सवाल ऐसे ही आएगा कि ये C1 मोलर है और V1 वॉल्यूम है, ठीक है ना। चलिए एक एसिड मान लेते हैं इसको, जैसे मान लो ये भी एक HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, और उसकी वैल्यू दे दी है मैंने 0.1 मोलर, और वॉल्यूम इसका दे दिया मैंने सपोज 200 ml, ठीक है ना, ये दे दिया मैंने। अब क्या हुआ कि इसको हमने मिक्स कर दिया, इसको हमने मिक्स कर दिया एक दूसरे एसिडिक सोल्यूशन से। हो सकता है ये भी HCl है, हो सकता है HNO3 हो सकता है H2SO4, ठीक है। तो चलो मैं एक कंसेप्ट को समझाने की वजह से H2SO4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये अलग एसिड क्यों लिया है, ताकि आपको एक बात बता सकूँ
कि H2SO4 से जो H प्लस आएगा वो डबल आएगा इसके कंसंट्रेशन के, और इसका जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर H प्लस वहाँ से आ रहा होगा। इसका कंसंट्रेशन C2, मान लो C2 कंसंट्रेशन किसका है, H2SO4 का है, वो आपको दे रखा है 0.2 मोलर, और जो इसके वॉल्यूम है वो है 300 ml। सवाल क्या था सुनो, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml 0.1 मोलर HCl एंड 300 ml 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक छोटा सा सवाल है। अब आपने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मिक्स अगर आपने कर दिया है बच्चे, तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन है उस फाइनल सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, इस तरह इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन। और यू कैन से कि ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, किसका है ये मिक्सचर, HCl और H2SO4 का, HCl और H2SO4 का। बोले ये बात तो क्लियर है ना, ये दो एसिड के सोल्यूशन का मिक्सचर है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नहीं पता है, वो है कंसंट्रेशन, बिकॉज कंसंट्रेशन डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, इट इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, बट वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो V ऑफ द मिक्सचर, जो फाइनल वॉल्यूम है मिक्सचर का, ये V फाइनल है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 300 बोले तो 500 ml, 500 ml, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे सामने चैलेंज ये है कि यार इस फाइनल सोल्यूशन के अंदर कितने H प्लस का कंसंट्रेशन है ये निकालो, तभी pH निकलेगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि इसका pH निकालो, इस मिक्सचर का pH निकालो, तो आपका काम ये रहा होगा कि इस फाइनल सोल्यूशन के अंदर कितना H प्लस कंसंट्रेशन है ये पता लगा लो, ठीक है। पता लगाते हैं भाई। सर यहाँ से ना मैं निकाल सकता था कि HCl के मोल्स कितने हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूँ कि मोल्स ऑफ HCl कितने हैं, यहाँ पर इनिशियल मोल्स ऑफ HCl कितने थे, तो आप इसके मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वॉल्यूम लीटर में ले लोगे, वॉल्यूम किस में ले लोगे, लीटर में, लीटर में ले लोगे, है ना, लीटर में लोगे तभी तो मोल्स मिलेगा ना। मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो 0.1 इंटू 200/1000 ये रहा होगा मोल्स। अगर ये बाई चांस आप 1000 से डिवाइड नहीं कर रहे हो तो इसको मोल्स ना कह के मिली मोल्स कहा जाएगा, मिली मोल्स कहा जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ml में रख दिया ना, तो अब ये मोल ना कहला के मिली मोल्स कहलाएगा, समझ गया ना, 1000 टाइम्स का फर्क आ जाएगा, मिली मोल्स कहला जाएगा। कितने मिली मोल्स है, 20 मिली मोल्स है, ये है 20 मिली मोल्स, है ना। अब यहाँ से चाहो तो मोल्स निकाल सकते थे, 1000 से अब डिवाइड करके बात देखिए। तो इनिशियली 20 मिली मोल्स HCl के पड़े हुए थे, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालूंगा, C2 इंटू V2। अगर ml में लिखा है तो ये मोल्स ना होके मिली मोल्स है, मोल्स ना होके मिली मोल्स है। अब यहाँ पर मिली मोल्स कितने हैं, ये C2 क्या था, कंसंट्रेशन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स या मिली मोल्स मिलेंगे, है कि नहीं। तो 0.2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 300 से, तो ये आ गया 60 मिली मोल्स, 60 मिली मोल्स, है ना, 60 मिली मोल्स। अब मेरी बात को समझना, अगर आपको ये पता है कि इनिशियली यहाँ पर इतने मोल्स HCl हैं और इतने मोल्स H2SO4 हैं, तो H प्लस भी मुझे पता चल गया कि यहाँ से H प्लस कितना आया होगा। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द मिली मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl। HCl से कितने मिली मोल्स आएंगे, इतने ही आएंगे, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1। क्यों, क्योंकि जितने मोल्स इसके रहेंगे ये जब टूटेगा तो 1 मोल HCl से 1 मोल H प्लस मिलेगा। अरे HCl को कैसे तोड़ते हैं सबको पता है ना, सबको पता है ना कि HCl को ऐसे तोड़ते हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस। इसका 1 मोल रहोगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका 2 रहोगा तो इसका भी 2, तो इसका 20 मिलीमोल है तो इसका भी 20 मिलीमोल बना होगा, बोलो है ना। तो जो H प्लस आया होगा, मतलब मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। मैं तुमसे कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे डब्बे में, इस पूरे कंटेनर में 20 मिलीमोल्स HCl हैं और 20 मिलीमोल्स ही H प्लस पड़े हुए हैं। समझ गए या नहीं समझ गए, ये बात समझ गए या नहीं समझ गए। अब दूसरे डब्बे में आ जाओ। अब दूसरे डब्बे में अगर मैं तुमसे मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछूं तो वो तो आपने निकाल लिया है। अब मैं पूछ रहा हूं मिलीमोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 कितना रहेगा, तो भाई साहब डबल करना पड़ेगा। जितने मिलीमोल्स H2SO4 के होंगे उसका डबल हो जाएगा। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 मिलीमोल्स, तो ये पड़े हुए थे। मैं अभी प्रोसेस समझा रहा हूं, फिर तो शॉर्टकट पढ़ा ही दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये क्यों डबल किया, अगर मन में डाउट आ रहा तो अब तक तो यही सब करके आ रहे थे हम। H2SO4 जब भी टूटेगा तो 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में,
बोलो है कि नहीं? तो इसलिए आपको डबल तो करना पड़ेगा ना। इसका अगर 1 मोल है तो इसका 2 मोल बनेगा, इसका अगर 3 है तो इसका 6 बनेगा, इसका अगर 60 है तो 120 बनेगा। अब सुनो, अब जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पर क्या हुआ कि इस डब्बे के सारे H प्लस यहाँ पहुंच गए और इस डब्बे के भी सारे H प्लस यहाँ पहुंच गए। बोलो है कि नहीं? है ना? मतलब यहां से कितने मिलीमोल्स पहुंच गए, यहां से कितने मिलीमोल्स पहुंच गए, 20 मिलीमोल्स पहुंच गए। बोलो 20 मिलीमोल्स H प्लस यहां से पहुंचे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहां से भी कुछ H प्लस पहुंचे हैं डब्बे में, फाइनल डब्बे में। फाइनल डब्बे में कितने मिलीमोल्स ऑफ H प्लस पहुंचे हैं? 120। बोलो है ना? सही है ना? 120 मिलीमोल्स H प्लस यहां से पहुंचे हैं, हाँ यहां से पहुंचे। मतलब कि इस फाइनल कंटेनर में हमें पता चल गया है कि इन दिस फाइनल कंटेनर, है ना, नेट मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, net millimoles of H plus in mixture will be equal to 140। कैसे आया वो? 20 प्लस 120। अच्छा, ये 20 कैसे आया था? ये 20 कैसे आया था? C1V1 है ना इंटू 1, C1V1 इंटू 1। और ये 120 कैसे आया था? C2V2 इंटू 2। ये समझ लो ना। तो एक फॉर्मूला अभी तक मिल रहा है आपको कि अगर डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपको मिलीमोल्स ऑफ H प्लस अगर निकालना था इन मिक्सचर, इन एसिडिक मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर में, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे C1V1 इंटू, है ना, N1 लिख दिया। N1 क्या है? N फैक्टर ऑफ पहला एसिड, N फैक्टर ऑफ पहला एसिड, है ना, C2V2 इंटू N2, है ना, N2 क्या है? N फैक्टर ऑफ अनदर एसिड, N फैक्टर ऑफ अनदर एसिड, ठीक है ना। मैं NF ही लिख देता हूँ बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में N से डिनोट किया जाता है, तो NF1 लिख दिया। अब समझ गया होगा NF का मतलब N फैक्टर, है ना। इधर लिख दिया मैंने C2V2 इंटू NF2 लिख दिया, NF2 N फैक्टर ऑफ सेकेंड एसिड। समझ गए या नहीं समझ गए? देखो कितने आसानी से मिल जाएगा ये, ठीक है ना, मिलीमोल्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, मतलब आपको अगर मिलीमोल्स पता चल गया है तो आपको मोल्स भी पता चल गया है। बोलो है ना, 140 बटे में 1000, ठीक है ना, ये तो मिलीमोल्स है। अच्छा, अब मुझे बताओ नेट मिलीमोल्स पता चल गया एंड नेट वॉल्यूम भी पता चल गया। नेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, नेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है? V1 प्लस V2 मतलब 200 प्लस 300 500 ml, 500 ml। अब मुझे क्या निकालना है? H प्लस का मोल्स पता है, H प्लस कितने वॉल्यूम में है ये पता है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन भी पता चल गया मुझे। H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सुनना, मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में रखा जाता है। तो सुनो ना, ऊपर मोल्स है तो नीचे लीटर है, तो ऊपर अगर मिली मोल्स है तो नीचे ml में रखना पड़ेगा। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, समझो, ठीक है ना। क्योंकि सुनो, इस मिली मोल को मोल में बदलने के लिए भी 1000 से डिवाइड करेंगे, इस मिली लीटर को लीटर में बदलने में भी 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्या उसकी जरूरत है क्या हमें? क्या उसकी जरूरत है क्या हमें? नहीं ना, बार बार इसको बदलेंगे नहीं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए अक्सर टीचर लोग सिर्फ यही बात बताते हैं, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। भाई मिली मोल्स पर ml भी हो सकता है, मिली मोल्स पर ml भी हो सकता है। बोलो है कि नहीं? मिलीमोल्स पर, क्योंकि मोल्स का छोटा यूनिट मिलीमोल्स, मोल्स का छोटा यूनिट मिलीमोल्स और लीटर का छोटा यूनिट मिलीलीटर। हजार का फर्क है, 1000 टाइम्स का फर्क है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ध्यान ही रखना, ऐसे भी काम चल जाएगा। तो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस ऊपर रख दो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में रख दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में रख दो। बोलो भाई, बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना। तो हम पुट कर देते हैं। तो ऊपर अभी अभी निकाला है 140 और नीचे निकाला है 500, है ना। 14 बटे में 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.28 आ जाएगा, ठीक है ना। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.28 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर pH हम निकाल लें तो pH कैसे मिलेगा? 2 माइनस log 28। बोलो, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी हो गया। अरे भाई मजाक हो जाएगा, ये सब देखते ही सॉल्व होगा। सिर्फ समझाने के लिए इतनी मेहनत करी और कुछ नहीं, ठीक है ना। वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये। देखना सारे सवाल तुम भी निकालोगे। 2 माइनस log 28 क्या है? log 14 इंटू 2 मतलब log 14 प्लस log 2, है ना। बोलो, अरे या 7 इंटू 4 लिख दो, 7 इंटू 4 तो log 7 और माइनस log 4, और log 4 क्या है? 2 log 2 है, 2 log 2 है। बोलो, ये भी तो जान ही रहो ना, 2 log 2 है। बोलो, अरे का तो नहीं समझ आया क्या? है ना। log 7 की वैल्यू कितनी होती है?
0.845 और log 4 की वैल्यू है 0.602। ठीक है, हाँ तो ये देख लो 2000 में से 814, 14 और कितना हो जाएगा, 8 से 14 कितना हो जाएगा ये 1447 घटा दो 2000 में से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 513 रुपये 0.553। देखो तो इतना ही आ रहा है क्या? पॉइंट 553। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब अल्टीमेटली करना क्या है बहुत ध्यान से समझो, ध्यान से समझो अल्टीमेटली हमने किया क्या है। ठीक है ना, किया ये है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका मोलैरिटी और कंसंट्रेशन वॉल्यूम पता है, दूसरा है एसिड जिसका मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, तो फाइनल वॉल्यूम तो आपको पता ही चल जाएगा, फाइनल मिलीमोल्स भी पता चल गया है। अब इसको आपको बस डिवाइड कर देना है, मतलब डायरेक्टली H प्लस का फॉर्मूला हो जा रहा है कुछ ऐसा, यहीं लिख देता हूँ, डायरेक्टली H प्लस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा C1V1 n फैक्टर 1 C2V2 NF2 NF2 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो भाई, यही तो वो फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट H प्लस मिल जाएगा, डायरेक्ट H प्लस मिल जाएगा। और एक बार H प्लस मिल गया तो खेल खत्म। बोलो, एक बार H प्लस मिल गया तो खेल खत्म। ठीक है, फोटो लो, एक आध और सवाल कर लेंगे, फिर ये वाला केस भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो बोर्ड पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल दिए मैंने मिक्सचर ऑफ एसिड्स पर, एक बार इनको सॉल्व करो। चलो आओ कर लेते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, 6 सवाल दिए हैं, जो सेम टाइप के उनको नहीं सॉल्व करूंगा, बता दूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, पहला केस जो है पहला है जो उसमें है आपके पास नाइट्रिक एसिड और HCl, इसका भी n फैक्टर 1 है, उसका भी n फैक्टर 1 है। ठीक है, तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने जा रहा हूँ मैं। सोल्यूशन के अंदर जो नेट H प्लस कंसंट्रेशन होगा वो होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इंटू एक किया मैंने n फैक्टर। ठीक है ना, प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू एक डिवाइडेड बाई 500 बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना, 200 इंटू 0.3 60 हो जाएगा। ठीक है, 300 इंटू 0.2 60 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका टोटल 500, तो ये हो गया 120 बट्टे में 500, 0 उड़ गया, 24 बट्टे में 100 हो गया, तो 0.24 हो जाएगा। यस, 24 इंटू 10 की पावर -2। बोलो, हाँ नेट H प्लस सोल्यूशन इतना ही आ रहा है ना यहाँ पर। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो pH हो जाएगा 2 माइनस लॉग 24, pH हो जाएगा 2 माइनस लॉग 24। लॉग 24 को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 8 इंटू 3, ठीक है ना, 2 माइनस लॉग ऑफ 8 इंटू 3, समझ रहे हो ना, 8 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ना, 8 लॉग 8 को क्या लिख सकते हो, हाँ 3 लॉग 2 लिख सकते हो, और माइनस ऑफ लॉग 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाला था इसलिए दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 लॉग 2। ठीक है ना, माइनस लॉग 3। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, 2 माइनस पॉइंट कितना 903 माइनस 0.478 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1.381 था ये तो, है ना, 1.381 था, 1381। बोलो ठीक है ना, 1381 19 हो गया, 400 0.6 समथिंग आएगा भाई, 0.619 है ना, चेक कर लेना एक बार। 629 क्या बात कर रहे हो, 381 है। ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, 0.619। ओके, नेक्स्ट दूसरे पर चलते हैं। एक बार आप लोग फोटो ले लीजिए, जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी जगह पर सारे के सारे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे मिटाता हूँ। ठीक है, अब दूसरे सवाल है, इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका मान लीजिए वॉल्यूम V है, इसका मान लीजिए वॉल्यूम V है, नीचे हो जाएगा 2V, V से V उड़ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दूसरे में करना क्या है, नेट H प्लस आपको सोल्यूशन का निकालना है। अच्छा, सेमी मोलर का मतलब क्या है, सेमीफाइनल खेलो ना, सेमीफाइनल मतलब आधा, है ना, आधा फाइनल आधे, हाँ, तो सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा 0.5, है ना, और हाँ, और देसी मोलर का मतलब क्या होता है, देसी मोलर, है ना, 0.1, है ना, देसी का मतलब 1/10 होता है, देसी का मतलब 1/10 होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो H प्लस सोल्यूशन में इक्वल वॉल्यूम लिया गया सेमी मोलर का, मतलब इक्वल वॉल्यूम मतलब V मान लीजिए, कंसंट्रेशन है 0.5 इंटू V, n फैक्टर है 1। बोलो बात समझ आ गई क्या? हाँ, यहाँ n फैक्टर का थोड़ा सा रोल आएगा, और इसका भी सेमी मोलर है, मतलब 0.5 है, इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, इक्वल वॉल्यूम मतलब V है, n फैक्टर 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, V से V उड़ जाएगा, कॉमन निकाल लेना,
है ना, ऊपर हो गया 0.5 और इधर हो गया 1, है ना, और नीचे हो गया 2, ये हो गया 1.5/2, बोले तो 0.75, बोलो, है ना, नेट एच प्लस सोल्यूशन मिल गया ना, बोलो अच्छा सवाल था ये तो, हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 75 × 10 की पावर -2 है, 75 × 10 की पावर -2 है, तो पी एच जो आएगा ना, पी एच जो आएगा 2 - log 75 आएगा। और 75 को आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, ठीक है ना, 25 3 लिख लो, 25 3 लिख लो, 2 log 5 लिख लो, वैसे भी हो जाएगा। तो 2 माइनस इसको 25 और 3 लिख दिया, 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया, 2 log 5 लिख दिया, है ना, और -log 3 हो जाएगा। कर लो, हाँ वैसे भी कर लो, हर तरफ से आंसर सेम आएगा, 3/4 लिख लो तो 4 - 3 हो जाएगा, कर लेना, ठीक है ना, वैसे भी हो जाएगा, कर लोगे। चलो तीसरे पर आ रहा है, तीसरे का इक्वेशन यहीं पर हो जाएगा सॉल्व। तीसरे में क्या बोल रहा है, डेसीमोलर है, 600 ml है, तो नेट एच प्लस सोल्यूशन का निकालने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 600 × 0.1 इंटू 1 प्लस 400 × 0.2 इंटू 1, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, तो 600 × 0.1 60, 400 × 0.2 80, बोलो, है ना, ठीक है, बटे में 1000, तो ये हो गया ऊपर 140 बटे में 1000, 140 बटे में 1000 का मतलब 14 बटे में 100, 14 × 10 की पावर -2, ठीक है ना, 2 - log 14, तो पीएच हो जाएगा इसका 2 - log 14, 2 - log 14, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, log 7 - log 2 हो जाएगा, वहां पर माइनस के साथ है वो, ठीक है जी, माइनस के साथ है। चलते आगे, एक बार फोटो लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, चलते आगे। माइनस ही आ जाएगा ना यार, log -log 7 - log 2, -log 7 - log 2, माइनस है तो आ जाएगा ना माइनस, समझ रहे हो क्या, दोनों तरफ आ जाएगा ना माइनस, माइनस तो कॉमन आ रहा है ना भाई। चलो नेक्स्ट, कौन से वाले पे पहुंच गए हम लोग, कौन से वाले पे पहुंच गए, ये वॉल्यूम रेशियो दिया है 3:2, 3:2 वॉल्यूम रेशियो, मतलब इसका अगर 3 ml है तो इस वाले का आपका 2 ml होगा, है ना, तो V ml मान लिया आपने, है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर H+ अगर निकाले चौथे में, तो नेट H+ इन द सोल्यूशन विल बी 0.1 × 3V, 0.1 × 3V × 1, ठीक है ना, प्लस 0.4 × 2V × 1 × 1 क्यों कर रहा हूँ आप समझ रहे हो, n फैक्टर की बात हो रही है, n फैक्टर की बात हो रही है, 5V, V से V उड़ जाएगा, V से V उड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऊपर 0.3 हो जाएगा, बोलो, है ना, इधर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो गया ये 1.1/5, 1.1/5, है ना, तो कितना हो जाएगा 0.22, 22 × 10 की पावर -2, ठीक है जी। पीएच आप निकाल लेना, 2 - log 22, ठीक है, वो डेटा ऐसा सेट कर दिया है कि आपको वैसे इस टर्म में बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे। अब आ जाते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल जिसमें पीएच दे दे रहा खुद ही, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच ये था, इसका इतना ml निकाला गया और दूसरे वाले से मिक्स कर दिया गया, ऐसे भी सवाल बहुत ही कॉमन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पीएच पता है तो H+ पता है, सीधी सी बात है भाई, हम लोग 10 बार कर चुके हैं इन सवालों को, ठीक है ना। पीएच पता है तो H+ पता है, पीएच पता है तो H+ पता है, सोर्स से मतलब नहीं है, सोर्स से मतलब नहीं है कि वो H2SO4 से आया, वो HClO4 से आया, किससे आया, मतलब नहीं है, आप पीएच बता रहे हो तो सीधे H+ पता चल जाएगा, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, तो कहने का मतलब है कि आपके पास है 500 ml HCl जिसका pH 2 था, जिसका pH कितना था 2 था, बोलो यही बात है ना, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा कौन सा सोल्यूशन दिया गया है 1000 ml सल्फ्यूरिक एसिड जिसका pH 3 है। अब देखो जानबूझ के मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दिया है ना, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड हो या HCl उससे मतलब नहीं है, pH H+ के बारे में बताता है, pH सोर्स के बारे में नहीं बताता, pH जो है खाली H+ आयन के बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि वो सल्फ्यूरिक से आया कि HCl से आया, ठीक है ना। तो ये मत समझना इधर डबल करना है तो ये करना है तो वो करना है, दैट विल बी बहुत बड़ा मिस्टेक, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, pH 2 है, pH 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H+ कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है। pH अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब H+ कितना रहेगा 10 की पावर -3, ठीक, इतनी बात हमें समझ आ गई। वॉल्यूम भी पता है तो ये आपका C1 हो गया ना, ये आपका हो गया C1, है ना, पहला कंसंट्रेशन। यहाँ का वॉल्यूम V1 कितना है, यहाँ का है 500 ml, यहाँ का वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए नेट H+ निकाल लेते हैं, नेट H+ इन द सॉल्यूशन, नेट H+ इन द सॉल्यूशन, दिस इनटू दिस। अब यहाँ पर n फैक्टर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है,
क्योंकि आपको सीधे तो H प्लस मिल गया ना, सीधे तो H प्लस ही मिल गया ना, अभी आयन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यही बताना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। ओके, तो H प्लस इन द सोल्यूशन निकालने का मतलब हो गया कि C1 मतलब 10 की पावर माइनस 2 इंटू 500 प्लस 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1000 बटे में 1500, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 है ना बटे में 1500, बोलो ठीक है। अरे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बोलो सही है ना। देखो 10 की पावर माइनस 2 है, ये 500 है, 10 की पावर माइनस 3 है, 1000 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 बटे में 500, ठीक है, मतलब 1500 ना, 6 बटे में 1500, ठीक है। अरे बोलो ना 6 बटे में 1500, 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है ना, ये 3 दूना 6 और 3 5 1500, बोलो 3 से जा रहा है ना, 2 बटे में 500, बोलो ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बहुत ही अच्छा डेटा सेट हो गया ये तो आज तुक्के पे, ठीक है। तो पीएच निकाल सकते हैं, पीएच की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस लॉग 4, 3 माइनस लॉग 4, लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 लॉग 2, 3 माइनस 0.602, कितना हो जाएगा ये 602, 3000 में से 602 घटा दो 1398, 2300, 2.398, 2.398। किस किस का ये आंसर सही आ गया देख लो, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले पर, लास्ट वाला भी मजेदार सवाल है। लास्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl जिसका pH 1 है और दूसरा HCl जिसका pH 2 है, इनको मिक्स कर दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक है ना। एक HCl है जिसका pH 1 है ना, और वही एक दूसरा HCl है जिसका pH 2 है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम रेशियो भी दे सकता था वो, ठीक है ना। तो अगर इसका वॉल्यूम VmL है तो इसका वॉल्यूम भी VmL ही है, ठीक है ना। pH निकाल लेंगे, यहाँ पर pH पता है तो H प्लस पता है, यहाँ का H प्लस कितना है 10 की पावर माइनस 1, यहाँ का H प्लस कितना है 10 की पावर माइनस 2, ठीक है जी। तो अब डायरेक्ट टोटल H प्लस निकाल लेते हैं, है ना, नेट H प्लस इन द सोल्यूशन, हाँ दिस इंटू दिस, है ना, 10 की पावर माइनस 1 इंटू बी, दिस इंटू दिस 10 की पावर माइनस 2 इंटू बी, ठीक है ना। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई मत करना भाई, है ना, वैसे भी एन फैक्टर 1 है, बच ही जाओगे, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम 2v हो जाएगा, v उड़ गया, 10 की पावर माइनस 1 प्लस 10 की पावर माइनस 2 बटे में 2, यही है ना, बोलो 11 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बटे में 2, यही है ना, 11 इंटू, बोलो क्या किया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, 11 बना दिया इसको, तो ये कितना हो गया 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, या यूं कह लो 55 इंटू 10 की पावर माइनस 3, बोलो, है ना। तो pH जो आएगा ना वो आएगा 3 माइनस लॉग 55, ठीक है ना, जिसका मतलब हो गया 11 इंटू 5, तो लॉग 11 माइनस लॉग 5, लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है 1.04, 1.0698, ठीक है ना, ये pH मिल जाएगा, चेक कर लो, लॉग 11 1.04 है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखिए तो बच्चों आज की क्लास में, ठीक है ना, आज की क्लास में हमने एसिडिक सोल्यूशन के pH निकालने सीखे, और हमने दो तरह के एसिडिक सोल्यूशन का pH निकालना सीखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और उसके अलावा हमने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है ना। इसके अलावा हमें कल की क्लास में देखना है कि वीक एसिड का pH कैसे निकालते हैं, इसके अलावा दो वीक एसिड के मिक्सचर का pH कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और फिर स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का कैसे निकालते हैं। तो दिस इज इट जो इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बेसिक सोल्यूशन पर चलेंगे। बेसिक सोल्यूशन का pH जो है ना बिल्कुल इसी के पैरेलल चलेगा, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर बात H प्लस की हो रही है, वहाँ बात OH माइनस की होगी। यहाँ pH मिल रहा है, वहाँ POH पहले मिलेगा, और जब वहाँ POH मिल जाएगा तो pH निकालने के लिए 14 में से घटा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप लोग, ठीक है ना, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए, बाय बाय।